नमस्कार। ल्यूसेंट के वर्कबुक प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज डे 36, ल्यूसेंट का पेज नंबर 36 और इस पेज पर हम पढ़ने वाले हैं बाबर को, हुमायूं को, शेर शाह सूरी को, और ये इसकी वर्कबुक है। एक नजर इसके ऊपर डाल लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेज नंबर 36 पर हैं वो सब यहां पर बनाए गए हैं। इसका उत्तर आपको बुक में से देख करके अपने आप नोट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और बाद में इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 44 क्वेश्चंस हैं। तो आरंभ करते हैं। कल हमने देखा था कि बाबर जो है वो फरगना का शासक था। 1507 में वो बादशाह की उपाधि ले चुका था। तैमूरी परंपरा में प्रथम शासक जिसने बादशाह की उपाधि ली, और उसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो ये 5 बार आक्रमण किया का संदर्भ क्या है? दरअसल हमें पानीपत याद रहता है कि बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526। लेकिन 1526 से पहले एक प्री पानीपत एपिसोड भी है। 1519 से 1526 के बीच में बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। जो सीमावर्ती इलाके थे, बाजौर, भीरा, दीपालपुर, सियालकोट, उधर वाले इलाके में वो बार बार हमला कर रहा था और अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। तो बाबर का जो भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें बाबर ने बाजौर और भीरा को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद यहां पर देखिए, बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए चारों युद्ध एक टेबल फॉर्म में दे दिए गए हैं। 1526, 27, 28 और 29 लगातार बाबर भारत में युद्धरत है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 1526 में जो प्रथम युद्ध है, करना क्या है आपको कि बाबर के चारों युद्धों का क्रम याद रखना है, वर्ष याद रखना है, समकालीन शासक याद रखना है। परिणाम सब में एक ही हुआ, बाबर की विजय। तो पहला युद्ध जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में, और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो सामना कर रहा है बाबर का, वो है दिल्ली में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी पराजित हो जाएगा, युद्ध भूमि में ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। दूसरा युद्ध जो है 1527 में लड़ा जाएगा, खनवा का युद्ध। राजपुताने का प्रसिद्ध राणा सांगा बाबर के सामने है और राणा सांगा को भी पीछे हटना पड़ेगा, उसकी भी पराजय हो जाएगी। इसके अलावा 1528 में चंदेरी का युद्ध होगा। चंदेरी में शासक है मेदिनी राय, और मेदिनी राय खनवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा है। तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय भी पराजित हो जाएगा और उस क्षेत्र पर, चंदेरी के किले पर, बाबर का नियंत्रण हो जाएगा। 1529 में जो अफगान बचे हैं वो अपने आप को दोबारा से एक बार एकत्र करेंगे और घाघरा का युद्ध होगा। और ये घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच में होगा। महमूद लोदी है, वो भी पराजित हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। इन सभी युद्धों में बाबर की जो सफलता है उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो बाबर की जो युद्ध पद्धति है उसका है, तुगलमा युद्ध पद्धति, और बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग। बाबर के द्वारा तोपखाने के प्रयोग की वजह से इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि पानीपत का युद्ध 2 असमान पक्षों के बीच में युद्ध था। ये तो मानव और मशीन के बीच का युद्ध था। बाबर के पास तोपखाना था, इब्राहिम लोदी पुराने जमाने के तीर कमान, तलवारों, भालों आदि से लड़ रहा था। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध बंदूकबाज थे, निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। यहां पर एक फैक्ट है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए
जैसे कुतुब, या तो वो दुर्घटना में मारे गए या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए घोड़े से लुढ़क गया। इल्तुतमिश और बलबन की स्वाभाविक मृत्यु हुई, और इल्तुतमिश और बलबन के बीच में जितने शासक थे वो षड्यंत्र का शिकार हो गए, उन सबकी हत्याएं कर दी गई। इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी और बलबन की स्वाभाविक मृत्यु हुई। तो युद्ध भूमि में दिल्ली सल्तनत का इकलौता शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, उसके साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। और यहां पर एक फैक्ट है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ये लूसेंट में एक जानकारी दी गई है। एक और किताब में जानकारी है कि ये कोहिनूर हीरा लोदी के महल से मिला था। तो ये जरा फैक्ट विवादित हो जाता है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर, तो प्रश्न आएगा कि किस शासक को कलंदर कहा गया है? बाबर को। खनवा युद्ध में बाबर का जो पक्ष था वो थोड़ा सा डरा हुआ था। बाबर के सैनिक थोड़े से डरे हुए थे, क्योंकि राणा सांगा के बारे में प्रसिद्ध था कि वो कभी हारा नहीं है। तो बाबर ने उस युद्ध को एक धार्मिक पहलू के तौर पर दिखाया। बाबर ने उस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। उसने बाकायदा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि भी ली। राणा सांगा की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई थी, बाद में उसकी मृत्यु हुई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ एक संधि कर ली थी, और नुसरत शाह ने कहा कि वो अफगान विद्रोहियों को शरण नहीं देगा, बदले में बाबर जो है वो बंगाल पर आक्रमण नहीं करेगा। 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। शुरुआत में बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। कहते हैं कि बाबर ने अपनी कब्र पर कोई बड़ा मकबरा बनाने का निषेध किया था, हरी घास से बेहतर कुछ नहीं होता। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी का भी जानकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है, बाबरनामा। तो तुर्की में जब उसने अपनी आत्मकथा लिखी तो तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी। जो बाबरनामा है वो उसका फारसी अनुवाद है, जो कि अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। चार बाग का जो योजना है, मुगल काल में जो गार्डन है, उद्यान है, हमें बाबरनामा में उसका जिक्र मिलता है। यहां पर एक नोट है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। दरअसल विचार तो पहले से मौजूद था, लेकिन बाबर को तो समय ही नहीं मिला। 1526 से लेकर के 1530 तक वो लगातार घोड़े की पीठ पर ही रहा, यानी युद्धरत रहा। तो ना तो वो प्रशासनिक सेटअप कर पाया, ना ही वो कला और स्थापत्य में कोई खास योगदान दे पाया। हाँ, साहित्य में जरूर उसका योगदान है, क्योंकि उसने तुजुक ए बाबरी लिखी, और तुजुक ए बाबरी जो दुनिया में सबसे बेहतर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई हैं, आत्मकथाएं लिखी गई हैं, उन सबसे बेहतर में से एक है। बाबर को एक नई पद्य शैली, कविताएं लिखने की एक नई शैली, मुबैयान का जन्मदाता माना जाता है। और नक्शबंदी सिलसिले के संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का बाबर अनुयायी था। बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा 1513 टू 1556, लेकिन इसमें बीच में अंतराल आएगा। हुमायूं का पहला शासनकाल 1530 से 1540 तक है। 1540 में शेरशाह सूरी आ जाएगा, हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन बाद में हुमायूं 1555-56 में कुछ महीनों के लिए दोबारा से सत्ता पे आएगा, वो फिर से दिल्ली पर कब्जा करेगा। तो हुमायूं 1530 में 23 साल की एज में गद्दी पर बैठा। उससे पहले वो बदख्शां का सूबेदार था।
जब बाबर की मृत्यु होने वाली थी तो उसने हुमायूं को कुछ निर्देश दिए थे। उसमें एक निर्देश ये था कि वो अपने भाइयों का ध्यान रखे, उनके खिलाफ कठोर ना हो और जहां तक संभव हो साम्राज्य में उनको उनका उचित प्रतिनिधित्व दे। बंटवारा कर दिया उसने साम्राज्य का। हुमायूं के लिए अपने पिता की ये सलाह बहुत ही घातक सिद्ध हुई। कामरान को काबुल और कंधार का इलाका, मिर्जा अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां दे दिया। और इन सभी लोगों ने हुमायूं के साथ कॉपरेट नहीं किया बल्कि विश्वासघात ही किया। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना करी दिल्ली में। दो महत्वपूर्ण युद्ध जिन्होंने हुमायूं का भाग्य परिवर्तित कर दिया। चौसा का युद्ध जो शेर खान जो कि अफगान था और हुमायूं के बीच में हुआ, शेर खान विजयी रहा। चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खान ने अपने आप को शेरशाह कहना शुरू किया। शेर खान का मौलिक नाम था फरीद और एक शेर के शिकार की वजह से उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। दूसरा युद्ध जिसने ये तय कर दिया कि अब मुगल भारत में शासन नहीं कर पाएंगे वो था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये भी शेर खान या शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद ही हुमायूं को निर्वासन में जाना पड़ा और दिल्ली से लेकर के आगरा तक शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध वाले क्षेत्र में चला गया। वहां पर कुछ समय वो रहा। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ, लेकिन जल्द ही वहां पर भी हुमायूं के संबंध खराब हो गए और फिर वो चला गया ईरान और फिर 1555 तक वो ईरान में ही रहा। इस निर्वासन के दौर में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त अर्थात मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से अकबर ने हुमायूं ने विवाह किया। अकबर इन्हीं का पुत्र था। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में, उसके बाद अगले 10 वर्ष उसका पुत्र सिकंदर सूर सत्ता में रहा। जैसे उसकी मृत्यु हुई अफगान आपस में लड़ने लगे और हुमायूं के लिए बेहतर मौका था अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने का। तो 1555 में हुमायूं ने पंजाब में जो शासक था सिकंदर सूर, उसको पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद हुमायूं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। मुश्किल से 6 महीने। अपने जो दीन पनाह नगर उसने बनवाया था उसी के एक भवन की सीढ़ियों से वो फिसल गया। और लेनपुल इतिहासकार हैं, उन्होंने एक टिप्पणी करी है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की जो रचना है वो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। हुमायूं का ज्योतिष में विश्वास था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनना। 1540 से 1545 शेरशाह, ये सेकंड अफगान किंगडम भारत में था। पहला अफगान राज्य था लोदियों का, दूसरा अफगान राज्य बना शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां। इसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। फरीद ने एक शेर का शिकार किया था जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, जो कि उन दिनों बिहार वाले क्षेत्र का शासक था, उसने फरीद को शेर खान का टाइटल दिया, उपाधि दी। बिलग्राम के युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं को शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले के अभियान में 1545 में हो गई।
एक किले को तोड़ने के लिए बारूद का उपयोग किया जा रहा था और एक गोला उसी के पास आकर के फट गया। कलिंजर का समकालीन शासक था कीरत सिंह। सासाराम में झील के बीच में उसका मकबरा है। इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का पहला एग्जाम्पल। हिंदू फारसी या हिंदू ईरानी वास्तुकला का पहला उदाहरण। इसके अलावा रोहतासगढ़ किला और दिल्ली में किला ए कोहना नाम की मस्जिद शेरशाह ने बनवाई। शेर सूर नामक नगर भी बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सिकंदर शाह, वो गलत था, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह की इकलौती उपलब्धि ये है कि 1545 से 1555 तक उसने साम्राज्य को संभाले रखा। विस्तार नहीं हुआ तो विघटन भी नहीं हुआ। लेकिन इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो 2 वर्ष का बालक था, और जब उस 2 वर्ष के बालक को एक गार्जियन मिला, उसका मामा मुबारिज खान, तो उसने ज्यादा समय नहीं लगाया उस 2 वर्ष के उत्तराधिकारी को ठिकाने लगाने में, और सुल्तान आदिल शाह के नाम से वो गद्दी पर बैठा। कहते हैं कि उसके पीठ पीछे लोग उसको अदली अदली बोलते थे। अदली मतलब मूर्ख। उसने अपना पूरा प्रशासनिक जो बोझ था वो अपने मिनिस्टर हेमू को दे दिया। यही हेमू जो हेमू विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगी वो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में ही होगी। यहां पर कुछ जानकारियां हैं। शेरशाह अपने भू राजस्व सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। तो शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। लगभग 1/3 हिस्सा भू राजस्व के तौर पर ले लिया जाता था। शेरशाह ने कुछ सिक्के चलाए, जैसे कि अशरफ जो कि चांदी का सिक्का था, रुपया जो बाद तक चलता रहा, ब्रिटिश टाइम तक, चांदी का सिक्का शेरशाह ने चलाया। तांबे का दाम पहले से चला आ रहा था। यहां पर देखिए, चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। हालांकि रुपयिका या रुपका शब्द जो है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा था सिक्के के लिए। चांदी के रुपए और तांबे के दाम का जो एक्सचेंज विनिमय अनुपात था वो 1:64 था। यानी चांदी के 1 रुपए को आप खुला लीजिए तो आपको 64 दाम मिल जाएंगे। ये इसकी वर्कबुक है, देखिए। आपको इसको फिल करना है देख करके। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए, बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था, उस्ताद अली और मुस्तफा लिख के छोड़ दिया गया है। तो जहां पर भी कोई कैरेक्टर लिख के छोड़ दिया जाए, मतलब आपको बताना है कि ये कौन थे, इनका महत्व क्या था। एक सामान्य बात बताता हूं, जब भी आपके सामने कोई चरित्र आए, जैसे यहां पर उस्ताद अली या मुस्तफा आ गए, तो किसी व्यक्ति की पहली पहचान उसके प्रोफेशन से है। जब संक्षेप में लिखना होता है कि न्यूनतम शब्दों में आप किसी व्यक्ति के बारे में बता दीजिए, तो हमेशा आप उसका कार्यक्षेत्र बताइए। लेकिन अगर कोई जगह का नाम लिखा हुआ है तो आपको न्यूनतम शब्दों में 2 बातें बतानी होती हैं। पहला उसकी लोकेशन कि वो है कहां पर, और दूसरा उस जगह का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो इस वर्कबुक को आप देख करके ल्यूसेंट में भरिए और प्लेन वर्कबुक को संभाल करके रखिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ये सीरीज चलती रहेगी, पूरी ल्यूसेंट धीरे धीरे हम ऐसे ही करके पढ़ जाएंगे। लेकिन जल्दी ही मैं आपको एक रिवीजन प्रोग्राम भी दूंगा कि 5-5 पेज करके, 10-10 पेज करके आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कि कैसे उस टेस्ट प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। वो टेस्ट प्रोग्राम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम सब बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं।